हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल WSM खान में। आज मैं आपको डीआरए से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला देने वाला हूं। तो डीआरए पार्ट 3 और 2023-24 की श्रृंखला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है आज 2023 का। बाकी पहले 2021 और 22 की वीडियो पड़ी हुई है, उससे बहुत बच्चे पास आउट हो रहे हैं उन वीडियो को देखकर। तो मैंने जो है 2023 की वीडियो डालने के लिए बच्चे कह रहे थे, तो मैंने वो वीडियो डालना स्टार्ट करती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में जो है चेक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, उनको आप ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। अगर आप डीआरए पास आउट होना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। चेक वाले क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं, मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ इसका, तो चेक वाले भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की। मार्जिन, मार्जिन किसको बोलते हैं? मार्जिन से आशय होता है व्यवसाय में स्वयं उसके अंशदान एक्टिविटी के रूप में उधारकर्ता द्वारा लाई जाने वाली ऋणदाता द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक रकम होती है। मान लो ऋणदाता ने पैसे दे दिए कि आप इतने पैसे लो, उधारकर्ता द्वारा स्वयं के व्यवसाय में ये दी हुई रकम होती है। नंबर 2 होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, विक्रय प्रतिभूति होती है। ऐसी प्रतिभूति जिसे शीघ्रता और सरलता पूर्वक नकदी में परिवर्तित किया जा सके। मतलब एक तरह का चेक, मान लीजिए कि चेक किसी ने दे दिया, तो कागज, चेक तो कागज है, बट उसको जो है कभी भी हम कैश कर सकते हैं। तो ये विक्रय प्रतिभूति होती है, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है ऐसी प्रतिभूति जिसे शीघ्र यानी जल्दी और बहुत आसानी से हम उसको जो है नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब नंबर 3 आता है मटेरियल अल्ट्रेशन, महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है इसका जो हिंदी। एक ऐसा हेरफेर होता है लिखित में जो उसकी अवधि को परिवर्तित कर दे। मान लो कोई किसी का टाइमिंग बढ़वाना है, किसी का पीरियड, कोई काम चल रहा है किसी का, या लोन का टाइम पीरियड बढ़वाना है, तो ये एक ऐसा हेरफेर लिखित में होता है, इसकी अवधि यानी कि लिमिटेशन चेंज हो जाती है। महत्वपूर्ण परिवर्तन को वैधिकृत करने के लिए आहरणकर्ता को आवश्यक रूप से अधिक प्रमाणन करना चाहिए होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है मैच्योरिटी ड्यू डेट, परिपक्वता तिथि। वह तिथि जिस पर ऋण भुगतान हेतु देय होता है, यानी कि जो फिक्स डेट होती है मैच्योरिटी, इस पे जो है इस डेट पर आपको भुगतान करना अनिवार्य होता है, आपको भुगतान देय होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है मोरेटोरियम अधिस्थगन, वह समयावधि जिसके दौरान एक निश्चित गतिविधि की अनुमति नहीं होती है और अथवा आवश्यक नहीं होती। उदाहरण के लिए जब किसी ऋण से संबंधित चुकौती उसके संवितरण के बाद केवल कुछ समय बीत जाने के बाद ही आरंभ होती है, तो वह जो अवधि होती है वह ऋण में अधिस्थगन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है नेग्लिजेंसी, इसको बोलते हैं, जैसे नाम से ही समझ सकते हैं आप, लापरवाही। तो व्यवसाय के सामान्य क्रम में के दौरान आमतौर पर स्वीकृत रीति से कार्य करने में जो विफल हो जाता है, लापरवाही कर देता है, उसको जो है नेग्लिजेंस बोलते हैं। इसका तो आप नाम से ही समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट, परिक्रम में लिखत, एक ऐसा अंतरणीय हस्ताक्षर प्रलेख जो वाहक को किसी भावी तिथि अथवा मांग पर एक धनराशि भुगतान करने का वचन देता है। उदाहरण में चेकों, विनिमय और बचत पत्रों का समर्पित होता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का लिखित जो है प्रलेख होता है, मान लो चेक मान लो, या विनिमय बिल मान लो, या वचन पत्र मान लो, आपको जो है उस डेट में वो दिया जाता है और उसमें जो है भुगतान करने का वचन देता है। मान लो चेक भर दिया किसी ने 1 लाख रुपए का और डेट डाल दी, तो वो जो है वचन दे दिया उसने, बैंक जो है उसको चेक जो है वेरीफाई करके उसको जो है कैश में दे देगी। तो वचन होता है एक तरीके का। नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, अनर्जित आस्ति, एक ऐसा ऋण जो अपने वर्धित मूलधन और ब्याज के भुगतानों को न पूरा करता हो। अधिक सामान्य रूप से आस्ति जो आय न सृजित करती हो। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, एक ऋण होता है, वो मूलधन और ब्याज दोनों में ऐड को भी पूरा नहीं करता है, और अधिक सामान्य रूप से आस्ति जो आय न सृजित करती हो, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत आता है। वो आता है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक को आप सब जानते ही होंगे, तहसील पे जो होता है कोई भी स्टाम्प पर लिखित जो है उसको नोटरी पब्लिक कराना जरूरी होता है। ये होता है सरकार द्वारा निश्चित प्रलेखों को नोटराइज करने के हेतु एक प्राधिकरण, एक व्यक्ति होता है जो उसको नोटरी करता है। नोटरी से जो है वो आपका जो है स्टाम्प जो है केस लड़ने के लिए योग्य हो जाता है, वो जो है
मतलब फाइनल काम हो जाता है उसका, नोटरी पब्लिक हो गया तो आपको चेक उसकी स्टाम्प की प्रक्रिया पूरी हो गई, आप उससे केस चला सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग आता है व्यक्ति को घर पर इंटरनेट के जरिए बैंकिंग कार्यकलाप और सुविधा प्रदान करने वाली एक प्रणाली होती है, इसको आप जानते ही हैं। घर बैठे आप इंटरनेट से चेक बुक इशू कर सकते हैं, एटीएम जारी कर सकते हैं, चेक बाउंस कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब आता है ऑर्डर नीसी, आदेश नीसी। देनदार के खाते में सभी लेन देनों पर रोक लगाना अथवा रकम का उपयोग निर्णय तारीख चुकाने के लिए करना। ज़्यादातर देखा होगा आपने, प्रथमा बैंक वाले अगर कोई बंदा ऋण नहीं देता है तो उसके सेविंग खाते से पैसे निकाल के उसके लोन वाले खाते में डाल देते हैं, तो वो ऑर्डर नीसी के अंतर्गत आता है। एक आदेश नीसी होती है, देनदार के खाते में सभी देनदारों पर रोक लगा कर उसके जो है ऋण वाले खाते में वो पैसा डाल दिया जाता है। पासबुक को आप जानते होंगे, बैंक द्वारा जमा खाते में जमा आहरण कहते हैं, विड्रॉल के उचित ब्याज को रिकॉर्ड करने के लिए जारी एक पुस्तिका होती है। अब आता है पाई होता अदाता, वह जो भुगतान प्राप्त करता है जैसे कि नकद, चेक, धनादेश, बिल के जरिए इसको पाई बोला जाता है, अदाता यानी कि जो भुगतान प्राप्त कर दिया। मान लो मेरे नाम से किसी ने चेक काटा तो मैं अदाता हो गया, पाई हो गया, मैं पैसे ले रही हूँ उसके। पाई बैंकर ये होता है अदाकर्ता बैंकर, जिस बैंक में परिकर में लिखित आहरण होता है जिसे वह वसूली के लिए भेज जाता है। मान लो स्टेट बैंक का किसी ने चेक काट के दिया तो पाई बैंकर जो होगी स्टेट बैंकर हो गई, स्टेट बैंक हो गई। पर्सनल गारंटी होती है व्यक्तिगत गारंटी, किसी उद्यमी द्वारा दिया गया ऐसा वचन जो उसके निगम के द्वारा चूक किए जाने पर व्यक्तिगत रूप से चुकाने हेतु बाध्य करता है। मान लो पर्सनल गारंटी किसी ने दे दी कि जो है ये बिजनेस में मेरा इतना जो है इतना मैं पैसा लगा रहा हूँ, अगर आप इस टाइम तक इतना प्रॉफिट नहीं दिया तो मैं इसको चुकाने के बाध्य नहीं रहूँगा। और जो है दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, किसी उद्यमी द्वारा दिया गया ऐसा वचन, यानी कि जो बिजनेसमैन द्वारा ऐसा वचन होता है कि उसके द्वारा अगर चूक हो गई तो वो व्यक्तिगत रूप से चुकाने हेतु बाध्य होता है कि आप अगर कोई इसमें नुकसान हुआ तो आप उसकी भरपाई खुद करेंगे। पर्सनल गारंटी, खुद की गारंटी। अब अगला आता है, ये लास्ट पेज है आज का, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप जो है हटे नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला होने वाली है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर PIN आप जैसे ही पहचान सकते हैं इसको, व्यक्तिगत पहचान संख्या, किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त पिन कोड ताकि वह किसी ATM मशीन में अपने बैंक खाते तक पहुंच सके। ये पिन नंबर होता है, इसको बोलते हैं PIN यानी कि पिन नंबर को आप जान सकते हैं, ये एक कोड होता है ATM मशीन में इसे डाल के आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर पिन नंबर है आप तभी ATM के पास जाएंगे, अन्यथा आप नहीं जाएंगे। और आता है पोस्ट डेट को बोलते हैं उत्तर दिनांक, प्रतिभावी तथा परक्राम्य तिथि को स्थिर करने के लिए एक प्रलेख अथवा चेक पर भावी तिथि डालना होता है, यानी कि इस डेट के 3 महीने तक वो चेक बन जाता है, उससे बाद में नहीं, वो कैंसिल हो जाता है 3 महीने से ऊपर। तो ये डेट होती है एक भावी डेट। पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, ये बताता है भाई, यह एक ऐसा विधि प्रलेख है जो किसी व्यक्ति वास्तव में अटर्नी कहे जाने वाले अन्य व्यक्ति को जब तक कि वह व्यक्ति योग्य अक्षम न हो जाए उसकी ओर से कार्य करने के लिए अभिहित करने में समर्थ बनाता है। पावर ऑफ अटर्नी होता है, यानी मुख्तारनाम होता है, एक आपस में समझौता होता है। अब आया सिक्योर्ड लोन, जमानती ऋण, प्रतिभूति लोन, एक ऐसा ऋण जो ऋणदाता द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम को कम करने के लिए उधार की आस्ती द्वारा समर्थित होता है। आस्ती द्वारा उधारकर्ता के आवश्यक भुगतान न ऐसे पर रहने पर आस्तियाँ ऋणदाता द्वारा जब्त की ले जाती हैं, यानी कि जो एक आम भाषा में समझ सकते हैं, किसी के लोन में आपने गवाही ले ली, अगर वो बंदा आप ऋण नहीं चुकाता है बैंक को तो आप उससे या तो दिलवाएंगे या आप खुद देंगे, आपकी जो खाते की रकम है उसको जो है रोक लगा दी जाएगी। आप जो है सिक्योर्ड है उस चीज़ की, आपने सिक्योरिटी ली थी, आप उसको देंगे या जमाएंगे जमानती ऋण, यानी कि आपने उसकी जमानत ली है कि बंदा अच्छा है, इसकी रकम ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो जमानती ऋण बोलते हैं। अब आता है सेट ऑफ हो गया मंजन, किसी उधारकर्ता के एक खाते के नामे रकम को दूसरे खाते में जमा करने का समझित करना होता है, यानी कि जो ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस, वो सेट ऑफ समझ कहलाता है। एक बार और पढ़ लेंगे इसको, किसी उधारकर्ता के खाते में नामे रकम को दूसरे खाते में जमा करने से
संबंधित चेक मतलब उधार से संबंधित है। उधार करते यानी कि लोन वाला जो बंदा है उसके खाते में से दूसरे खाते में रकम जमा करने को सेट अप बोलते हैं। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट को आप जान ही सकते हैं। मूलधन होता है साधारण ब्याज, मूलधन की रकम पर परिकलित ब्याज उपसित ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, यानी साधारण ब्याज होता है, इसमें कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है। मूलधन अलग रहता है, ब्याज अलग रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज वो कहलाता है, मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया किसी ने, 1 साल बाद वो 1.25 लाख हो गया, तो आपको जो है आगे से 1.25 लाख पर लोन ब्याज लगेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और आपके मूलधन यानी कि 1 लाख ही है और 1 लाख पर ब्याज लगेगा, बाकी 25 पर नहीं लगेगा, तो वो हो जाता है साधारण ब्याज हो जाता है। अब आता है स्टॉप पेमेंट, भुगतान रोको। चेक को सौंप देने जाने के बाद किंतु उसके भुनाए जाने से पहले किसी बैंक को उसका भुगतान करने का आदेश होता है। ये देख सकते हैं आप, चेक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। स्टॉप पेमेंट होती है, मान लो किसी ने किसी को चेक दे दिया और जो है उसको अगर रुकवाना चाहे तो ऑनलाइन उसको चेक कैंसिल भी कर सकता है। तो ये भुनाए जाने से पहले किसी बैंक को भुगतान न करने का आदेश देता है कि आप जो है इसका भुगतान मत कीजिएगा स्टॉप वाले पेमेंट का। टाइम लिमिट डिपॉजिट, सावधि जमा, किसी बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए अथवा सहमति के साथ किसी ग्राहक केवल अग्रिम सूचना देकर ही आहरित कर सकता है जमा के रूप में रखी गई धनराशि। टाइम डिपॉजिट होता है कि इस टाइम तक मैं जो है पैसे जमा करूँगा, मान लो दुगने होते हैं 7 साल में, 7 साल तक मैं पैसा रखूँगा, 7 साल के बाद मुझे दुगने पैसे चाहिए, और बीच में भी तोड़ देता है वो, मगर जो है टाइम अगर लिखा हुआ है तो बहुत दिक्कत आ जाती है इसके लिए। टाइम डिपॉजिट आप जमा साधारण भाषा में समझ सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, ट्रांसफ़र को आप जान ही सकते हैं, निधियों को एक दूसरे में खाते में आवाजाही को ट्रांसफ़र अंतरण बोला जाता है। अब आता है विकेरियस लाइबिलिटी, प्रतिनिष्ठ दायित्व, एक ऐसा दायित्व जो किसी वरिष्ठ के अधीनस्थ के कार्य में उत्तरदायित्व से उद्भूत होता है। जैसे कि यह किसी बैंक के मामले में होता है जो कर्तव्य के परस्पर निर्वाह में कर्मचारियों के कार्य में उत्तरदायी होता है। ये लाइबिलिटी होती है एक तरह की। वावेयर, अधित्याग, किसी अधिकार या परिसंविदा का स्वैच्छिक रूप से त्याग देने का कार्य। परिसंविदा किसी करार में शामिल कुछ एक खंड होती हैं। अब आता है वायर ट्रांसफ़र, ये इसको आप जान ही सकते हैं, वायर हो गया तार यानी कि, और ट्रांसफ़र हो गया ट्रांसफ़र ही हो गया। निधियों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है वायर ट्रांसफ़र। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ, अपलिखित करना, बट्टे में खाता डालना, उस अस्थि के खाते उस अस्थि के मूल्य और अपने अर्जनों को कम करने के लिए किसी अस्थि की रकम को व्यय अथवा हानि खाते में प्रविष्ट करना। इसका एक उदाहरण उस आय से है जो खाते में पहले से उपस्थित हो चुकी है। सम्मिलित करने के लिए उसका वसूलना योग्य पर्याप्त राशि को लाभ हानि लेखों में प्रभारित किया जाना राइट ऑफ के अंतर्गत आता है। ये अपलिखित बट्टे का खाता डालने के अंतर्गत इसको मान लीजिएगा आप। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि ऐसी आय होती है जो पहले से ही आपके खाते में पड़ी हुई है और उसको वसूल न करने के योग्य प्राप्त लाभ और हानि लेखों में प्रभारित किया जाना होता है। एक बार वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, राइट ऑफ, इसका कुछ ज़्यादा कोई सेंस नहीं निकल रहा है, आप उसको और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप जो है 3 क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला मैंने दे दी है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। आज और आपको नहीं समझ में आया हो तो आप जो है म्यूट करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहरहाल जो है मैंने अच्छे खासे अंक हासिल किए हैं इसमें, और मेरे आए थे 100 में से 64, और 100 में से 50 लाने अनिवार्य होते हैं। 50 पर ही पास आउट होता है, ऐसा नहीं है कि 33% पे पास हो, 50% पे पास आउट होता है DRA में। तो कुछ ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर एक बार आप सही से मेरी वीडियो का अध्ययन कर लीजिएगा तो आप पास आउट हो जाएंगे। इसका जो नाम होता है ऋण वसूली एजेंट होता है, DRA, डेप्ट रिकवरी एजेंट। ये जो है पैसा उगाने का काम करते हैं, रिकवरी करने को बैंक रखती हैं इनको, और फाइनेंस वाले रखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। पढ़े लिखों को अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप DRA पास आउट करके कहीं भी जॉब ढूंढ लीजिएगा और आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।